हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस, हमारी जो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, जो कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग BCOE 142 का। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है कि मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? जो पास्ट डाटा को रिकॉर्ड करती है, मतलब बाहरी लोगों के लिए, जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए होती है, जो अंदर के जो मैनेजर्स के लिए होते हैं, ठीक है। इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स जैसे गैप फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता। जैसे अगर एक कंपनी को सोचना है कि नए फ़ोन का प्राइस 15,000 रखे या 20,000, तो इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम आएगी, ठीक है। कैसे वो क्या करेगी? कॉस्ट को एनालाइज करेगी कि भाई इस फ़ोन को बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट आई, इस पर हमें कितना प्रॉफिट रखना है। उसके बाद वो उसकी प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करेगी। सेकंड है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग होता है कि इसमें टोटल कॉस्ट को दो हिस्सों में बांटा जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो होती है जो बदलती नहीं है, और जो वेरिएबल होती है जो प्रोडक्शन के हिसाब से क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में क्या करेंगे, हेल्प करती है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का जो एक्चुअल खर्चा है वो क्या आएगा, कि अगर थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा हम यूनिट निकाल रहे हैं तो उसमें क्या खर्चा पड़ जाएगा हमारा। जैसे फैक्ट्री का रेंट है कि 50,000 रुपये पर मंथ का, ये फिक्स्ड है, ठीक है। चाहे आप 100 शर्ट बनाओ या 1000 बनाओ, पर जो कपड़े का खर्चा है, मतलब शर्ट पर जो बढ़ेगा वो वेरिएबल है, ठीक है भाई। एक तो 100 शर्ट बना रहे हो, 1000 बना रहे, तो उस पर जो रॉ मटेरियल लगेगा वो तो कम ज़्यादा हो जाएगा ना। 100 पे कम लगेगा, 1000 पे ज़्यादा लगेगा। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होगा? सिर्फ कपड़े और लेबर का खर्चा देखती है, क्योंकि 1000 बनाने के लिए क्या होगा, लेबर भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। रेंट ही तो सेम रहेगा, हमें क्या लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी और रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। थर्ड है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस, CVP एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जब टोटल रेवेन्यू सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट होती है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, इसके बाद जो बिका हर यूनिट सीधा प्रॉफिट देता है, ठीक है। तो वो क्या होती है हमारी ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब जैसे एक मोमोज वाला है, वो क्या एक ठेला लगाता है, तो उसका रेंट है 500 रुपये पर दिन के, लेकिन एक जो प्लेट बेचता है वो 10 रुपये बेचता है, 10 रुपये की एक प्लेट बेचता है। तो उसे अब क्या करना पड़ेगा, 500 रुपये का जो उस रेंट निकालने के लिए 50 प्लेट बेचनी पड़ेगी, ताकि 10 रुपये के हिसाब से 500 रुपये उसमें निकाल ले, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी उसकी, उसमें अपना रेंट निकाल लेगा। तो उसमें BP हो जाएगा, हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन जो 51वीं, जो मतलब 50 से ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा जो निकालेगा वो क्या होगा, उसका वो प्रॉफिट होगा, वहाँ से उसका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। गाइज, आई होप आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी जो हम करा रहे हैं। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी मच। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे यही गुजारिश करूँगी, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके आने वाले भी, मतलब कुछ एग्ज़ाम्स और होते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह, हर चीज़, असाइनमेंट वगैरह, हर चीज़ में हेल्प कर सकूँ। लेकिन उसके लिए आपको मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, मोटिवेट नहीं करोगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे इतनी मोटिवेशन नहीं मिलेगी कि मैं इस चैनल को कंटिन्यू रख पाऊँ। तो अगर आप चाहते हो चैनल कंटिन्यू रहे और लास्ट मिनट रिवीजन आपको मिलती रहे, आपकी हेल्प होती रहे, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जो नेक्स्ट आपके जो एग्ज़ाम आएंगे उसमें मैं सारी सिस्टम इससे बहुत बेटर होगा। ये अगर मैं यहाँ पे अपना 100% दे रही हूँ, वहाँ पे 150% दूंगी। हर चीज़ की आपको PDF दी जाएगी बाकायदा, हर चीज़ का मतलब बहुत अच्छे से कराया जाएगा। ये नहीं है कि भाई हाँ एक वीडियो से काम चला दिया, बहुत अच्छे से वीडियो बनाई जाएगी, अच्छे से आपको समझाया जाएगा, बहुत हेल्प की जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि इग्नू की जो मोटी मोटी बुक्स पढ़ना इतना ईजी नहीं होता, और जो इग्नू के जो स्टूडेंट होते हैं भाई, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी उन बुकों को पढ़ने बैठ जाए, ठीक है। क्योंकि जो जॉब वाले होते हैं या फिर कोई और वर्क कर रहे होते हैं, कोई और एजुकेशन कर रहे होते हैं, वही लोग क्या करते हैं, इग्नू में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं हेल्प कर सकूँ, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो आपका सपोर्ट और आपका प्यार मिलता रहेगा तो ये चैनल भी आता रहेगा और आपकी हेल्प होती रहेगी, ठीक है। इस पर वीडियोज़ आती रहेगी। तो बजटरी कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबल बजट के बारे में पढ़ लेते हैं अब भाई। अब तो क्या होता है हमारा जो फ्यूचर के लिए प्लान बनाना, बजटिंग, और एक्चुअल जो एक्सपेंसेस को उससे कंपेयर करना, क्या होता है फ्लेक्सिबल बजट। अलग अलग
अलग अलग अलग जो प्रोडक्शन लेवल है, जैसे 60%, 80%, 100%, ये क्या होती है, उसकी कैपेसिटी होती है। इसकी कैपेसिटी के हिसाब से पहले से ही जो प्लान कर लिया जाता है वो होता है फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, वो बजटरी कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वो देखो। जैसे घर में शादी का बजट बनाना, अगर 500 गेस्ट आएंगे तो खर्चा 5 लाख का आएगा, पर अगर 800 आ गए तो बजट 7 लाख हो जाएगा। ये पहले से ही हिसाब लगाना ही क्या हो जाता है, हमारा फ्लेक्सिबल बजट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस। पहले एक स्टैंडर्ड अंदाजा मतलब सेट करो कि काम में कितना पैसा लगाना चाहिए, और फिर उसे एक्चुअल खर्चे से मिलाओ। जो डिफरेंस आता है उससे क्या कहेंगे हम, वेरिएंस कहेंगे। ठीक है, मतलब फेवरेबल या एडवर्स। जैसे आपने सोचा कि घर पेंट करवाने में 20,000 रुपये लगेंगे, स्टैंडर्ड हो गया, ये तो स्टैंडर्ड एक्सपेंस है, पर जो एक्चुअल बिल 25,000 का आया, तो 5,000 का जो एडवर्स वेरिएंस आ गया वो क्या होता है हमारा, मैनेजर मतलब वो जो आ गया वो मैनेजर फिर चेक करेगा कि महंगाई बढ़ गई या फिर पेंट वेस्ट हुआ, जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी में कैश कहाँ से आ रहा है, इनफ्लो कहाँ से हो रहा है, कहाँ गया, आउटफ्लो कहाँ हुआ। ये 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड होता है। कौन सी में, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में। ऑपरेटिंग में आते हैं हमारे जो डेली बिजनेस के काम, इन्वेस्टिंग में आते हैं एसेट्स खरीदना या बेचना, और फाइनेंसिंग में आते हैं लोन और शेयर कैपिटल। ठीक है, जैसे कस्टमर ने शूज़ खरीदे तो वो क्या है, कैश आया, वो हो गया ऑपरेटिंग इनफ्लो। ठीक है, तो कंपनी ने क्या है, नया गोडाउन खरीदा तो इन्वेस्ट किया भाई, तो ये क्या हो गया, गोडाउन खरीदा तो पैसा गया, आउटफ्लो हो गया। बैंक से क्या लिया, लोन लिया उसके लिए, तो फाइनेंस कराया, तो वो क्या हो गया, फाइनेंस इनफ्लो हो गया हमारे पास। मतलब बैंक से कराएंगे तो पैसा देगा बैंक हमें, वो बात अलग है कि वो हमारी लिए लायबिलिटी है। रेशियो एनालिसिस क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शॉर्ट और समझने लायक बनाने का जो तरीका होता है। ठीक है, जैसे लिक्विडिटी रेशियो, क्या कंपनी शॉर्ट टर्म डेब्ट चुका सकती है, तो करंट रेशियो में। ठीक है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, कंपनी कितना प्रॉफिट में है, आज के टाइम में कंपनी कितने प्रॉफिट में है, उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर करंट रेशियो 2:1 है, और इसका मतलब कंपनी के पास हर एक की उधारी चुकाने के लिए क्या है, 2 रुपये की करंट एसेट है, तो मतलब कंपनी सेफ है। मतलब 2 एसेट्स है और 1 लाइबिलिटी है। ठीक है, तो एक उसके पास फिर भी बच जाएगी, तो वो अभी प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता, 1:2 हो जाता, तो वो लॉस में होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है कि पूरी कंपनी को अलग अलग सेंटर्स में बांट देना, और वहाँ के जो मैनेजर हो को उसके लिए जिम्मेदार बनाना, मतलब अकाउंटेबल बनाना। टाइप्स, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर, इनके अलग अलग क्या बन जाएंगे, हमारे मैनेजर बनेंगे। जैसे एक बड़ी कंपनी का क्या था, एचआर डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर है, वहाँ सिर्फ खर्चा होता है और इनकम नहीं होती। जबकि सेल्स डिपार्टमेंट एक रिवेन्यू प्रॉफिट सेंटर है, दोनों मैनेजर्स क्या करती है, अपनी अपनी फील्ड के लिए जवाबदेह होते हैं। जिसमें भी कमी आएगी तो जवाब मालिक से मांगेगा, मैनेजर से मांगेगा। मेक और बाय डिसीजन क्या होता है, मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा डिसीजन है। क्या हमें किसी प्रोडक्ट पार्ट को अपनी फैक्ट्री में बनाना चाहिए मेक, या बाहर किसी सप्लायर से खरीद लेना चाहिए। इसमें जो रियलवेंट कॉस्ट होती है वो देखी जाती है। जैसे एग्जांपल, मारुति सुजुकी कार बनाती है। ठीक है, तो जो वो अपने टायर और म्यूजिक होती है वो क्या लेती है, बाहर से लेती है, एमआरएफ के टायर लेती है और सोनी का म्यूजिक लेती है, खरीदती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो टायर खुद बनाती है तो उसको उसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो मशीनरी अपने खर्चे को बचाने के लिए क्या करती है, बाहर से खरीद लेती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है। जीरो बेस्ड बजटिंग होती है कि हर नए साल को बजट निकाल कर जो जीरो से शुरू करना, और पिछले साल का जो क्या खर्चा हुआ इसको बेस नहीं मानते। हर मैनेजर को क्या है, अपना नया खर्चा जस्टिफाई साबित करना पड़ता है कि ये मतलब क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो भाई जैसे पिछले साल मार्केटिंग का बजट था 10 लाख था, ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या था, इस साल 11 लाख दे देते हैं। पर जो ZBB में मैनेजर से पूछा जाएगा कि प्रूव करो कि आपको जीरो से शुरू करके कितना पैसा चाहिए और उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ये क्या होता है, हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सेकंड पार्ट चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।